तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे कुछ उन अहम मुद्दों की जिनका जिक्र अभी तक लीक्ड चार्जशीट में नहीं आया, जो सिद्धू मूसेवाला केस में सेलेक्टिवली पब्लिक के सामने लाई जा रही है। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है कि पुलिस ऐसा क्यों कर रही है। एक बहुत बड़ा मसला पंजाब में खड़ा हुआ था सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के केस का। बहुत बड़ी एक पब्लिक मूवमेंट खड़ी हुई दुनिया भर में उन लोगों के बीच जो सिद्धू मूसेवाले के चाहने वाले थे, उसके फैंस थे, ग्लोबल फैंस। एक बहुत बड़ा प्रेशर पुलिस के ऊपर था, मैं ये बात समझ सकता हूँ। पुलिस एक दबाव में काम कर रही थी, ये भी समझ में आता है। हर बड़े केस में पुलिस के ऊपर दबाव होता है, लेकिन उस दबाव को समझना और उस दबाव को दरकिनार करवा के अपनी इन्वेस्टिगेशन सीधी लाइन पे रखना भी पुलिस का दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन इस केस में मुझे लगता है थोड़ी सी शरारत हो रही है। सेलेक्टिव लीक इसलिए की जा रही हैं कि पुलिस पब्लिक का मूड जानना चाहती है कि हमारी की हुई इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक किस तरह लेती है। आप अंदाज़ा लगा के देखो, अगर ये लीक नहीं की होती, जानबूझ के थोड़े थोड़े अंश चार्जशीट के जो लोगों को बताए जा रहे हैं वो नहीं बताए जाते, तो अचानक जब फाइनली एक दिन कोर्ट में लीगली वो चार्जशीट पेश की जाती, उसके बाद अगर इसी किस्म के खुलासे होते तो बहुत बड़ा रोष, बहुत बड़ी निराशा और बहुत बड़ी बदनामी पुलिस की हो सकती थी। उसको कम करने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स को कहीं ना कहीं अपनी मजबूरियों का, अपनी कमज़ोरियों का पता है। उनको छुपाने के लिए, उनकी इंटेंसिटी कम करने के लिए ये सेलेक्टिव लीक्स उन्होंने पहले से करनी शुरू कर दी हैं, ताकि जब फाइनल असली चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी तो लोगों का गुस्सा, रोष, आक्रोश सेलेक्टिवली कम होगा। एक बड़ी सोची समझी प्लान्ड साजिश है। इससे एक ही बात सामने आती है कि पुलिस किसी खास ठोस एंगल की तरफ नहीं बढ़ सकी। जो कत्ल के पीछे की कंट्रोवर्सी है उसको खंगाल नहीं सकी, उस तक नहीं पहुंच सकी या पहुंचने की कोशिश नहीं की गई। अब मैं दो तीन बातें आपको, बातें तो बहुत हैं, लेकिन दो तीन बातें सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये चार्जशीट जो अब तक लीक की गई है वो इनकम्प्लीट है, वो पूरी नहीं है। सबसे बड़ा खुलासा एक एनआईए ने किया था, वो पंजाब पुलिस ने नहीं किया था, वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने नहीं किया था, वो हरियाणा की एसटीएफ ने नहीं किया था, वो महाराष्ट्र पुलिस ने नहीं किया था। ये सब नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये सब एजेंसी सिद्धू मूसेवाला केस की इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं लगी हुई थी। एनआईए ने सबसे पहले खुलासा किया कि उन्होंने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिस आदमी से बुलंदशहर में कातिलों ने या कत्ल करवाने वालों ने AK-47 खरीदी थी। अब आपने सब खबर सुनी होगी, हमने भी सुनाई थी। उसमें दो लोगों का नाम भी लिया था, बख्तार खान या कुछ इस किस्म का नाम था आदमी का, इमरान खान, बख्तार खान कुछ। अब एक जगह से, बुलंदशहर से AK-47 खरीदी जाती है, इस अक्षर को समझिए। इसका मतलब उसके पैसे दिए गए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में जितने में भी खरीदी। वो पैसा किसने पे किया? ये देखिए, खरीदने वाले आदमी तो बेचारे वो बीच बचाले वाले होते हैं।
मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं एक आदमी को बोलता हूँ, किसी नौकर को, किसी यार दोस्त को, कि आप जाओ वहाँ पे जाके मेरा नाम लेना और ये चीज़ खरीद लो। अब जिस शख्स ने वो खरीदी, वो शख्स का अभी तक नाम पुलिस ने नहीं बताया। बेचने वाले का बता दिया कि ये 2 शख्स थे, उनमें से एक भाई की भी मौत हो गई, या वो हथियारों का धंधा करते हैं, उनमें से एक शख्स ने ये बंदूक बेची। अब खरीदने वाले का नाम अभी तक नहीं बताया, नाम उनके पास होगा, हो सकता है उसको पकड़ा भी होगा, लेकिन उसका जिक्र नहीं हो रहा। ये बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि अगर वो शख्स सामने आएगा तो वो बताएगा कि मुझे नहीं पता कि इस बंदूक का क्या करना था, मुझे तो फलां आदमी ने बोला था कि ये पैसे ले जाओ और वहाँ से ये बंदूक लेके आ जाना, हमें दे देना। अब वो आदमी कौन था, उसका नाम पुलिस अभी तक नहीं बता रही। अगर वो आदमी, पुलिस ने उससे बातचीत की, उसका बयान दर्ज किया होगा, तो उसने ज़रूर बताया होगा कि उसके पास पैसा कहाँ से आया। अब उसने को अपनी जेब से पैसा खर्च करके वाइट के पैसे से तो बंदूक खरीदी नहीं होगी, ब्लैक का पैसा दिया होगा, और वहाँ जहाँ से उसने दिया वहाँ कोई लेना देना नहीं, तो उसने कहीं से हवाला करवाया होगा, किसी ने उसको पैसा भेजा होगा, उसका अभी तक कोई जिक्र नहीं। ये एक जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक इन्वेस्टिगेशन इन बारीकियों में नहीं जाएगी, आप उन लोगों तक नहीं पहुँच सकेंगे जिन लोगों ने पर्दे के पीछे बैठ के सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाया। इतना बड़ा पैसा खर्च हुआ है। मेरे और जो लोग इस केस को अच्छी तरह शुरू से जान पहचान रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपया पिछले 1 साल में खर्चा हुआ है। इतने लोगों को संभाल के रखना, उनके रहने का बंदोबस्त करना। एक टीम पहले हायर की गई शाहरुख की, वो टीम काम नहीं कर सकी, उसको पैसे दिए, उनके जाया हो गए। उसके बाद इतनी गाड़ियों का इंतज़ाम करना, बाकी और 5 हथियार, पुलिस का कहना है कि टोटल 6 हथियार यूज़ किए गए, उनमें एक AK-47 थी, बाकी सब इम्पोर्टेड वेसल थी। अब सिद्धू मूसेवाला के पिता ने एक एस्टीमेट दिया है कि कम से कम 60 लाख रुपया तो सिर्फ हथियार खरीदने में लगा है। अब मेरा सीधा सा सवाल इन्वेस्टिगेटर से इतना है कि वो 60 लाख रुपया कहाँ से आया, किसने उस पैसे की पेमेंट की, खरीदने कौन गया, किसने पैसा दिया, जिसने पैसा दिया उसको किसने बोला था ये पैसा देने के लिए। असल में वो लोग हैं जिन लोगों ने इतना पैसा खर्च किया, वो लोगों का इंटरेस्ट था सिद्धू मूसेवाला को मरवाने का। वहाँ तक जाना पुलिस की मेन जिम्मेदारी है, जिससे अभी तक इन्वेस्टिगेशन कतरा रही है। उसी तरह दूसरी एग्जांपल, आप सबने 2 लोगों का नाम सुना। सबसे पहले हमने ही खबर वो नशर की थी, हालांकि पूरे मीडिया के पास थी, लेकिन कोई उसको दिखाना नहीं चाहता था, दबा के रखा हुआ था। वो था लुधियाना पुलिस के CIA स्टाफ ने एक सतबीर सिंह का नाम का आदमी पकड़ा। ये वो शख्स था जो अमृतसर से हथियार लेके अपनी गाड़ी में, और जो 3 लोग थे और हथियार थे, उनको फिरोजपुर जाके दूसरे आदमी को दे के आया था। अब वो आदमी पकड़ा गया, उसको पूछा गया कि तुम्हें किसने हथियार दिए थे, किसने बोला था इनको लेके जाने के लिए। उसने एक आदमी का नाम लिया, संदीप कालो का। अब बड़े दिनों के बाद टाल मटोल करने के बाद CIA स्टाफ लुधियाना ने संदीप कालो को पकड़ा। अब संदीप कालो कौन है वो तो आपको मालूम है, वो पंजाब के एक साबका मंत्री और स्पीकर कालो उनका भतीजा है। एंसेस्ट्रल गांव में उनके घर साथ साथ हैं, और पिछले साल उनके घर के बाहर शामलात ज़मीन थी, जो पंचायत की ज़मीन थी, वहाँ से कुछ हथियार मिलते हैं। उनमें रिवाल्वर भी था, पिस्टल भी थी, मैगज़ीन थे, गोलियाँ थीं। उनमें 2 मैगज़ीन AK-47 के थे और 30 पता नहीं 60 गोलियाँ AK-47 की थी, वो भी बरामद हुए। लेकिन AK-47 बरामद नहीं हुई। उनका जो केयर टेकर था कालो परिवार का,
जो इन घरों का ख्याल रखता था। उस पूरे गांव की वो ज़मीन है, पंचायत की ज़मीन है, लेकिन इनके घर के सामने है। किसी गांव वाले को पता नहीं कि गांव की ज़मीन में हथियार दबा के रखे, किसको क्या सपना आएगा। इनके ही केयर टेकर को कैसे पता चला कि वहाँ पे हथियार दबा के रखे हुए हैं, छुपा के रखे हुए हैं, और किसी को वो हथियार मिलते नहीं। कारों परिवार के केयर टेकर को वो हथियार मिलते हैं और उनको पुलिस को बुला के कंप्लेंट करके पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है। लेकिन AK-47 मिसिंग होती है, जिसके मैगजीन और कारतूस मिलते हैं। 1 साल तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश नहीं की कि हथियार कहाँ से आए। अंदर खाते कहा जाता है कि वो हथियार बॉर्डर पार से मंगवाए गए थे। इतनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली, बहुत बड़ा असर सूख, उनके आदमियों के घर के परिवार से आदमी ने वो हथियार ढूंढे और वही हथियार, उसी किस्म के और हथियार वो तो पकड़े गए, पुलिस ने ले लिए। उसके अलावा हथियारों की एक खेप संदीप कालू मूसेवाला के कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व लोगों को देता है और अपने दोस्त के थ्रू पहुंचाता है। उसके ऊपर ये लीक्ड चार्जशीट बिल्कुल चुप है। क्यों इन फैक्ट्स को छुपाया जा रहा है? जो चार्जशीट में नाम डिक्लेयर हुए हैं कुछ लोगों के, सबके तो नहीं हुए अभी तक, उनमें कहीं भी बुलंदशहर वाले आम डीलर का नाम नहीं है, हथियार खरीदने वाले का नाम नहीं है, हथियार का पैसा देने वाले का नाम नहीं है, अभी तक नहीं आया। सतवीर सिंह का नाम उसमें नहीं आ रहा, संदीप कालो का जिक्र नहीं हो रहा, पॉलिटिकल एंगल का कोई जिक्र नहीं हो रहा। अब संदीप कालो के पास हथियार कहाँ से आए, पुलिस ने अभी तक नहीं बताया। उसने कहाँ से प्रक्योर की थे, या उसको भी किसी और ने दिए थे, तुम जाके दे दो। इन बातों का खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन बड़ी बातों का जवाब इन्वेस्टिगेशन नहीं देती, तब तक मूसावाले के असली कातिलों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। बाकी जो है वो कहानी है, सबको पता है, इससे दुश्मनी थी, उससे दुश्मनी थी, दुश्मनी हो गई, उन्होंने निकालने के लिए, बदला लेने के लिए मार दिया, मरवा दिया। ये सब कहानियाँ हैं जो बहुत हो चुकी। इन्वेस्टिगेशन का काम उन चीज़ों से आगे जाना होता है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। ये बातें तो सबको पता है, सबने देख ली, सुन ली। लेकिन जब तक इनके पीछे वाले लोग नहीं पकड़े जाते, ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं होगा। सिद्धू मूसेवाले के परिवार को टोटल जस्टिस नहीं मिलेगा। उन तक पहुंचा कैसे जाएगा, उसका एक ही तरीका है, इनकी जो फाइनेंशियल ट्रेल है, मनी ट्रेल जिसको हम कहते हैं, जब तक आप उस मनी ट्रेल के पीछे नहीं लगोगे, आपको नहीं पता चलेगा किन लोगों ने ये पूरा ऑपरेशन फाइनेंस किया। हर बड़े क्राइम के पीछे पैसा इन्वॉल्व होता है, पैसे का लेन देन होता है, और वो पैसा जिन लोगों ने लगाया, क्यों लगाया, वो मोटिव है सिद्धू मूसेवाला को मारने का। और आप तो उनकी तरफ पहुंच ही नहीं रहे। अब पहुंचोगे नहीं तो आपको मोटिव कैसे मालूम पड़ेगा? जब तक मोटिव सामने नहीं आएगा, आपका केस जो है वो अदालत में खड़ा नहीं होगा। अब तक जो लीक्ड चार्जशीट, असली चार्जशीट की उड़ीक है, वो 2-4 दिन में आ जाएगी। उसमें खुलासे होंगे जो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा खुलासा उससे होगा, क्योंकि अगर होना होता तो पुलिस इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें लीक नहीं करती। पब्लिक एंगर को, पब्लिक मूड को उसको ढीला किया जा रहा है कि एकदम पब्लिक का गुस्सा नहीं फूटे, पहले से थोड़ा थोड़ा सब्ज़बाग दिखाना शुरू कर दूँ। ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है और ऐसे ही केसेस में अपनाई जाती है
जिनको अंत में दफनाया जाना होता है। अब तक जो कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं, सबसे बड़ा केस की कमज़ोरी कॉन्स्पिरेसी होती है जो इंडिविजुअल की होती है। जिन लोगों को आप 120B में अरेस्ट करते हो कॉन्स्पिरेसी के एक्ट में, वो सिद्ध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने पब्लिक प्रेशर में आके उन 2 लोगों को पकड़ तो लिया जिनकी सिद्धू मूसेवाला से शुरुआती दिनों में कोई गड़बड़ हुई थी, कोई लेन देन हुआ था, कुछ मुंह मटाप हुआ था। अब उनको गैंगस्टर के साथ आप कैसे जोड़ोगे? क्या पुलिस ये सिद्ध कर पाएगी कि वो ज्योति पंडेर और कमर जो है उनका लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया या गोल्डी बराड़ इनके साथ टच था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? अगर था तो कैसा टच था? क्या इन लोगों ने भी इस पूरे ऑपरेशन को फाइनेंस किया? अब उनके कहने पे या उनकी दुश्मनी से लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाले को क्यों मारेगा? अनलेस उसको कुछ उसका फ़ायदा होता हो। वो फ़ायदा पैसे का होता है। अब नाम कमाने की बात अंडरवर्ल्ड में नहीं होती। तो इन सब चीज़ों का निपटारा होना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सी बातें हैं जो आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये 2 बड़ी बातें, मनी ट्रेल, फाइनेंशियल ट्रेल, जब तक पुलिस उसको सामने नहीं लाएगी इस केस में इंसाफ होने वाला नहीं है। इस किस्म की और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।